बंगाल में पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में बीजेपी के नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया और इसी सिलसिले में पुलिस राकेश का बयान दर्ज करना चाहती थी, लेकिन पुलिस तय समय पर सामने जब राकेश नहीं आए पुलिस के, तो उन्हें पेश होने के बजाय दिल्ली लेकर आ रहे थे। तो इसी बीच पूर्वी वर्धमान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में ममता सरकार और बीजेपी के बीच चल रही आर पार की जंग में एक और मुद्दा शामिल हो गया है, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह बीजेपी युवा मोर्चा की एक्टिविस्ट पामेला गोस्वामी के आरोपों में ड्रग्स केस में फंसे हैं। ड्रग्स रखने के आरोपों में घिरी पामेला ने राकेश पर खुद को फंसाने की तोहमत मढ़ी है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स केस का नहीं, मुद्दा राजनीति का है। एक और जब सीबीआई की जांच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंची है, तो दूसरी ओर पामेला केस के जरिए कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह पर शिकंजा कस दिया है। राकेश की गिरफ्तारी पूर्वी बर्धवान के गलसी से तब हुई जब वो कोलकाता पुलिस के समन को नजरअंदाज कर दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। राकेश सिंह को 23 फरवरी शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज कराना था। लेकिन राकेश ने कोलकाता पुलिस को ईमेल भेजकर कहा था कि पार्टी के कार्यक्रम की वजह से उनका पहले से दिल्ली आने का कार्यक्रम है, लिहाजा 26 फरवरी के बाद वो पेश होंगे। राकेश ने अपनी सीआईएसएफ सुरक्षा के साथ पुलिस के सामने पेशी की इजाजत मांगी थी। हम आज नहीं जा पा रहे इसलिए कि पहले से मेरा प्रोग्रामिंग था और हमने भी रिप्लाई कर दिया है कि हम 26 तारीख के बाद अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद यदि आप कभी बुलाओगे तो हम जाएंगे। कंडीशन रखे हैं कि मेरा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है उसमें एक जन जाएंगे, जो हमारे पीएसओ हैं वो जाएंगे और मेरे 2 एडवोकेट जाएंगे। अभी कलकत्ता पुलिस का जो रवैया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों को खुश करने का है। राकेश दिल्ली जा पाते उससे पहले गिरफ्तार हो गए, तो उधर कोलकाता पुलिस मानो पहले से तैयार बैठी थी। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। पिछले 3 घंटे से आप लोग क्या गया है मेरे घर में 10 पुलिस लोग जस्ट टू सर्च। फिर वो लोग एक अलमारी एक डोर सर्च किया। आस्ते पिछले 3 घंटा से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था। सर्चिंग हो गया 10 मिनट में। वो लोग आखिरी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया इसी रीजन के लिए कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, आप लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। ये राकेश सिंह की बेटी है, जिसका गुस्सा कोलकाता पुलिस पर तब फूटा जब उसके भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। राकेश के बेटे सुअम और साहिब को पुलिस के काम में रुकावट डालने के आरोपों में हिरासत में लिया गया। कोलकाता सीआईडी 23 फरवरी को राकेश के घर पर पहुंची थी और राकेश के बेटों के विरोध के बीच उनके घर की तलाशी ली गई थी। पहले उन्होंने कहा कि आप अपने पापा को बुलाइए, एक नोटिस देना है, जस्ट नोटिस। और सिर्फ एक नोटिस देने के लिए हम लोग को नहीं लगता कि उस टाइम 200 या 300 पुलिस लोग की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक नोटिस देने के लिए। तो हम लोगों ने बस कहा कि पापा घर पे नहीं है, आपको जो नोटिस देना है, मेरा जो भाई है साहेब, उसने कहा कि आप हमको दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे, अब पापा जब आएंगे तो। तब उनका कहना था कि नहीं, अब हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग बोले कि सर्च करना है तो आप लोग को वारंट होना चाहिए, सर्च करना है तो आप लोग प्लीज वारंट दिखाइए, कोई भी लीगल चीज जिससे। क्यों, व्हाट इज द रीजन, किस चीज को सर्च करना है, पापा को सर्च करना है या कुछ सामान सर्च करना है, किस रीजन से। तो वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। 2-3 घंटा नीचे हम लोग को स्टॉल किए, हैमर ये है वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। उन्नीस फरवरी को गिरफ्तार हुई पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का नाम लेकर टीएमसी को मुद्दा दे दिया है।
एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर ड्रग्स केस में उसका शामिल होना और फिर बीजेपी के नेताओं का नाम लेना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। हालांकि राकेश कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पुलिस के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दे चुके हैं। इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को आखिरकार जमानत मिल गई। 9 दिन बाद दिशा तिहाड़ जेल से रिहा हो गई। दिशा को जमानत देते समय अदालत ने पुलिस और सरकार को लेकर कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। अदालत ने देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। किसान आंदोलन को भड़काने से लेकर इसके खालिस्तानी कनेक्शन तक के संगीन इल्जामों से घिरी दिशा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस ने कोर्ट के सामने टूल किट के असली मंसूबे को लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट को दिशा के इरादों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे सीखचों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। पहले पुलिस की वो दलीलें सुनिए जो उसने कोर्ट के सामने दिशा के खिलाफ दी। पुलिस ने कहा कि ये एक महज टूल किट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करना था। देश में अशांति पैदा करने के खतरनाक इरादे थे। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वो कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे साफ है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने अपने स्तर पर दिशा के खिलाफ मजबूत केस बनाया, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। दिशा के बारे में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा अलगाववादी विचार रख रही थी। दिशा का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। नुकसान न पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। दिशा को जमानत देने के साथ साथ कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिनमें पुलिस के जांच और केस दर्ज करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल थे। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने वाले फैसले में कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोप सकते। किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाते हैं, उनको इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विचारों में मतभेद और असहमति सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाती है और जागरूक नागरिक हमें हम मिलाने वाले लोगों के मुकाबले समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। दिशा को जमानत मिलने पर उनकी मां ने भी खुशी जताई। ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ। ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में पुलिस अगर टूल किट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ अनिशा माथुर, आज तक। आज अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी बनाने का खाका पेश किया। और अब भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर निवेदन करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देव पाद स्पर्श क्षमस्व। न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। उद्घाटन की इन तस्वीरों और इस ऐलान के साथ ये साफ हो गया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। अहमदाबाद में बनकर तैयार हुए सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। अमित शाह ने साफ किया कि ये स्टेडियम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का हिस्सा है। इसके भीतर ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे उसका जो नाम है वो भी लगा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के तहत ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम आएगा और ये जो नाम की घोषणा है ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से की गई है। आज सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 233 एकड़ में फैला होगा। इसमें 15,000 क्षमता वाले ध्यानचंद स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया। 50,000 की क्षमता वाला एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनेगा। यहाँ सभी खेलों की ट्रेनिंग का इंतजाम होगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी। बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया। अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। मुझे लगता है कि गुजरात स्टेट कुछ बड़ा करने वाला है, चाहे वो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक्स गेम हो। मुझे लगता है कि उसको लक्ष्य में उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा इवेंट लेने की कोशिश भी करेंगे, ताकि पिछले 5-10 साल से अगर आप देखोगे तो गुजरात का स्पोर्ट्स बहुत ऊपर आ गया है। मोटेरा स्टेडियम के तौर पर इस स्टेडियम से क्रिकेट के कई कीर्तिमान जुड़े थे। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के तौर पर यह न केवल सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया, बल्कि इसका उद्घाटन भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के साथ हुआ। ये डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बल्कि यहां पर ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं और जिनसे ये लैस है जो दुनिया के किसी भी स्टेडियम में मौजूद नहीं। बेमिसाल है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। न सिर्फ क्षमता और आकार के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बल्कि इसकी खूबियां भी बेमिसाल हैं। अब तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने क्षमता और सुविधा दोनों के हिसाब से उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी।
और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके। इस स्टेडियम का निर्माण इस तरीके से किया गया कि दर्शकों के बैठने की जगह पर एक भी पिलर नहीं है और वो भी बिना बाधा के मैच देख सकते हैं। सेंटर में एक तो नहीं बल्कि पूरी 11 पिच हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी स्टेडियम में नहीं है। यहाँ कमाल की एलईडी लाइट्स लगी हैं जिनसे पूरी रोशनी मिलती है, लेकिन हवा में उड़ी गेंद को देखने में खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं होती। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आज उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दे दिया गया है। ये एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला दुनिया का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम है। पहली बार ड्रेसिंग रूम में जिम और फिजियोथेरेपी के भी इंतजाम हैं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का है कि बारिश का पानी सिर्फ आधे घंटे में बाहर निकल जाता है, वहीं मैदान खेल के लिए फिर से तैयार हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के तौर पर यह 1983 में बनाया गया था, लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2015 में इसे फिर से तोड़ दिया गया और करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से ये इस नए रूप में आया है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। अमित शाह के अनुसार खेल भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है और युवाओं के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराना उनकी सरकार का सपना। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।